अस्सलाम गाइस। आज हम एंग्रो पावर जेन एंड सैफ पावर की बात करेंगे। ये बुनियादी तौर पे इस तरह के शेयर्स है जो डिविडेंड देते हैं, और लोग इसमें इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म लेके रखते हैं और एज अ स्लीपिंग इन्वेस्टर कहते हैं उनको। तो और वो सिर्फ डिविडेंड अर्न करते हैं। इस तरह के शेयर्स है एंग्रो पावर जेन और सैफ पावर की। अगर बात की जाए, सैफ पावर पिछले साल हाईएस्ट पेड डिविडेंड की लिस्ट में आया था। अराउंड 40% डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छा समझा जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को इन डिटेल। पहली स्लाइड से हमारी ये असेसमेंट चार चीज़ों पे बेस करेंगी, जिसमें एक हम पहले बैकग्राउंड बताएंगे कंपनी करती क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देंगे। मेरे ख्याल में इसके आइडिया सबको हो गए पावर पावर प्लांट से, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा। फिर इसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे और ऑर्डर रिपोर्ट को देखते हैं। तीसरी चीज इसकी करंट प्राइस देखेंगे, मार्केट और सिचुएशन पे नजर डालेंगे। और आखिरी टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इस पे भी थोड़ा सा एक ओवरी 10 साल की इमेज शो कर दूंगा मैं। बैकग्राउंड की बात करें, एंग्रो पावर और सैफ पावर कमोबेश एक जितनी साइज की कंपनी है। और ये करती क्या है, ये बेसिकली पावर प्लांट्स हैं इनके, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करके ये आगे बेच सेल करती है एक एग्रीमेंट के थ्रू। इनकी पावर कैपेसिटी 225 मेगावाट है। अच्छा, ये दोनों अगर कंपनियों की बात करूँ, ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं, इनकी मतलब पिछले 5 से 10 सालों में देखें, इनकी यही कैपेसिटी थी, अभी भी यही कैपेसिटी, इन्होंने एक्सपेंड नहीं की अपनी कैपेसिटी को। एज इसके पास दूसरी कंपनी है जैसे कि हपको हो गया, जो पावर कंपनी की लीडर है फिलहाल। तो वो बेसिकली ये करते हैं कि अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं एक्सपेंड करके। लेकिन ये अगर सैफ पावर ईपीक्यूएल की बात करूं, तो ये इन्होंने यही कैपेसिटी रखी है और इसी की बेसिस पे ये कमा रहे हैं। और उनका रेवेन्यू भी इसी की बेसिस पे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एनर्जी की प्राइस बढ़ रही है। और इस सेक्टर की बात करो तो ये सेक्टर वैसे पाकिस्तान अभी भी उन मुल्कों में आता है जिनके पास अपनी लोड शेडिंग होती है, और जिनके पास अपनी डिमांड इतनी है कि सप्लाई की कैपेसिटी नहीं है। तो ये कंपनी का सेक्टर इस तरह का है कि इसमें कभी भी बोलते हैं ना कि कभी भी रेवेन्यू डाउन होने के चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस कोई मेजर मसला आ जाए इकोनॉमी। तो ये बेसिकली डिमांड तो इस कंपनी की रहेगी। तो इस और सप्लाई हम नहीं है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, 31,000 मेगावाट इसकी डिमांड है, लेकिन सप्लाई करने वाले सिर्फ 22,000 मेगावाट है। इसका इन दोनों कंपनियों का मार्केट शेयर बहुत ही कम है, 225 मेगावाट है। मेरे ख्याल है 1% से भी नीचे। आगे हम बात करें इसकी बिजनेस एक्टिविटी से। जिस तरह मैंने कहा, इन कंपनीज की बिजनेस एक्टिविटी यूजुअली, पावर जनरेशन कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि वो एक्सपेंशन पे काम कर रही है, लेकिन ये अपनी एक्सपेंशन में कोई काम नहीं कर रही जाहिर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक। तो ना ही उसकी एक्सपेंशन का कुछ नजर आता है। जरूर ये इम्प्रूव कर रही है कि एलएनजी पे जा रही है, और जो इनपुट है पावर जनरेशन का, उसको जरूर इम्प्रूव कर रही है सस्ती कॉस्ट के थ्रू, लेकिन अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड नहीं कर रही। तो ये बेसिकली इसकी एक्टिविटी हुई ड्यूरिंग दैट। और इसके बाद हम रिसेंट न्यूज़ की बात करें। रिसेंट न्यूज़ इस फिलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नज़र नहीं आती स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने इंटीमेट की हो जो हमें हमारी इस प्रेजेंटेशन में रेलेवेंट है। अगर हाल की अगर न्यूज़ की बात की जाए, स्पेसिफिकली इन दो कंपनीज के लिए, इन्होंने ईपीक्यूएल ने रिसेंटली अपने एनुअल रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें डिविडेंड नहीं दिया। काफी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ईपीक्यूएल मजीद डिविडेंड देगा। इसने पूरे साल तकरीबन 8 रुपए के करीब डिविडेंड दिए, और एक्सपेक्टेशन ये थी लोगों की कि मजीद देगा, तो जो कि वो एक्सपेक्टेशन से बरस हुआ। लेकिन अगर देखा जाए, 24-25 रुपए का शेयर है और 8 रुपए डिविडेंड दिए, तो भी बहुत अच्छा नंबर है। डिविडेंड अनाउंसमेंट से पहले इसकी वैल्यू तकरीबन 27-28 के करीब पहुंची थी। जैसे ही रिजल्ट आया जिसमें डिविडेंड नील दिया, इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो ये वापस मेरे ख्याल में 24 पे आ गया, 25 पे आ गया, और मजीद नीचे जा रहा है। सैफ पावर की बात करें तो सैफ पावर अमूमन तौर पे ही अपना रिजल्ट मार्च के एंड में पब्लिश करता है, और जिसमें डिविडेंड अनाउंस करता है। ईयर एंड रिजल्ट होगा इसका। तो- और एक्सपेक्टेड ये है कि इसने ड्यूरिंग द डिविडेंड दे चुका है 4.5 और 1.5 रुपए। तो हो सकता है ये मजीद 1-1.5 रुपए का डिविडेंड दे दे। इससे लेकिन इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मजीद डिविडेंड देगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जरूर ये है कि कुछ ना कुछ डिविडेंड देगा, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट कैश मौजूद है।
अब इसके आगे की बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब पावर जनरेशन, मैंने जिस तरह पहले का, तो इनकी डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो इसकी इस तरह की कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ हमेशा ही नजर आएगी। एक चीज, दूसरी चीज, इसके रेवेन्यू में ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर ये महंगाई, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। तो प्राइस जैसे पावर की बढ़ेगी तो इनकी भी प्राइस इसी हिसाब से इंक्रीज करेगी, तो इस वजह से ये बड़ा एलिमेंट होता है। क्योंकि इस तरह इन दोनों कंपनी की अगर बात की जाए, इनका रेवेन्यू बड़ा ही स्टीमलेस ग्रो है, मतलब एक एक फ्लो में ग्रो हो रहा है। अगर खास तौर पर एंग्रो की बात की जाए तो एंग्रो 2020 में, याद रखना, कोविड वाला वक्त था जिसमें काफी सारी स्लो डाउन इकोनॉमी हो गई थी, जिसकी वजह से पावर जनरेशन प्लांट्स बंद हो गए थे, लेबर्स नहीं थे, तो इस वजह से रेवेन्यू कम हुआ था। लेकिन अगर 2020 को इग्नोर करें तो काफी एक स्ट्रीम इसकी ग्रोथ नजर आती है। 13 से 8 पे गया, फिर 8 से स्लोली वापस आया, फिर वापस उसी पे आया। अगर इस सैफ पावर की बात करें, इसने थोड़ा ग्रो किया है, 14 से 8 पे आया, फिर 8 से मजीद उसी लेवल पे आया, देन फिर इसने इंक्रीज किया। आई थिंक तो सब ये सैफ पावर के ईयर एंड नंबर अभी तक आए नहीं है, ये फोरकास्टेड नंबर है जो कि सितंबर की बेसिस, सितंबर पे ये 20 अरब का नंबर था, जिसको मैंने एक फोरकास्ट करके 26 अरब पे किया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इससे थोड़ा सा कम होगा, इतना ज्यादा नंबर नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये यही है कि ये थोड़ा सा, ये एक स्ट्रीम और से एक फ्लो में ग्रो कर रहा है। और इसकी ग्रोथ की सीधी सीधी वाजी वजह यही है कि इसके प्राइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से ये इसका रेवेन्यू भी इसी वजह से इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात की जाए परसेंटेज टर्म्स में, तो अ, तक दोनों का कमोबेश एक जैसा ही है, 16-17% है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये मेरे ख्याल में एम ग्रुप का ज्यादा थोड़ा सा बेहतर है ग्रॉस प्रॉफिट, और कंपनी भी थोड़ी सी मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन कैपेसिटी वाइज दोनों सिमिलर है। टोटल एसेट और लाइबिलिटीज की बात की जाए तो इसके 25 अरब के एसेट है और 11 अरब की लाइबिलिटी है, तो मतलब तकरीबन 1.22 टाइम्स इसकी एसेट इनफ है, टू 2 टाइम्स। और अगर सेफ पावर की बात की जाए तो 9 अरब की एसेट है, तो उसकी 23 अरब की वो है, तो सिमिलर इसका भी यही रेशियो 2 पॉइंट समथिंग एक्सेस है इसकी एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो, डिविडेंड सेफ पावर की बात की जाए, सेफ पावर आज आज की डेट पे अगर देखे जाए पिछले 3 साल के एवरेज तकरीबन 40% इसका अराउंड डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत बहुत अच्छा समझा जाता है। लास्ट ईयर 2022 में सबसे हाईएस्ट पेड डिविडेंड यील्ड की अगर हम लिस्ट निकाले कौन से शेयर सबसे ज्यादा डिविडेंड, तो उसमें सैफ पावर ऑन द टॉप, सबसे टॉप पे था। ये एंग्रो पावर की बात की जाए, एंग्रो पावर जिन का, इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन इसका डिविडेंड 32% है, जो कि यकीनन बहुत ही बेहतर है और बहुत अच्छा है। और पावर कंपनी का एक ट्रेंड है कि ये अपना मेजोरिटी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, तो इस वजह से काफी अच्छा है। एक चीज जरूर याद है कि एंग्रो पावर ने, ईपीक्यूएल ने इस साल ईयर एंड पे कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस किया, लेकिन ड्यूरिंग द 8 रुपये अनाउंस किया। अब अक्सर इस तरह की कंपनी जब नील अनाउंस करती है और अगर प्रेशर पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स की तरफ से जो मेजर शेयर होल्डर है, तो ये फिर ये मिड मिड अनाउंस करके डिविडेंड दे देती है। हिस्ट्री में अगर देखा जाए ऐसा हुआ है, और हो भी सकता है, क्योंकि कंपनी की अगर डिविडेंड अनाउंस नहीं करती तो अचानक से काफी वैल्यू डाउन होती है, कंपनी की वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह की कंपनी को अपनी वैल्यूएशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये इसकी बात है। ऑडिट रिपोर्ट की बात की जाए तो ना ही एमग्रो ना ही सैफ पावर, दो सैफ पावर तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ इसका ईयर एंड ऑडिट, जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, मार्च एंड में एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर एंग्रो पावर की बात की जाए तो इसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, लेकिन एनुअल रिजल्ट जरूर पब्लिश किया, तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसकी क्लीन रिपोर्ट होगी। अदरवाइज जरूर ये लोग ऐसे अच्छी ड्यूटी है कि इनको पब्लिश करना अगर कोई रिपोर्ट क्लीन नहीं है, तो इसकी क्लीन रिपोर्ट है। सैफ पावर की एक्सपेक्टेड ये है कि इसकी रिपोर्ट हम मार्च के एंड में, ऑडिटेड अकाउंट्स रिपोर्ट आ जाएगी तो तभी अनाउंसमेंट होगा और तभी हम देख सकेंगे कि इसकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिससे हमें इंडिकेट हो कि रिपोर्ट क्लीन नहीं है। जरूर ऑडिटर हाईलाइट करेगा कि इनके रिसीवर्स हैं, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवर्स हैं, जो कि एक नॉर्मल है पावर जनरेशन कंपनी के लिए, क्योंकि इनके रिसीवर्स का साइकिल काफी बड़ा होता है, क्योंकि इनको पावर प्लांट्स और पावर जनरेशन कंपनीज से भी इनके लिंक होते हैं, जिसको ये सेल करती है आगे सब इवेंचुअली, तो वहां से इसका रिसीवल काफी टाइम लगाता है, तो वो जरूर हाईलाइट होगा ऑडिट रिपोर्ट में। और मुझे लगता है इसकी एंग्रो पावर में भी यही होगा, तो इसमें भी हाईलाइट होगा, लेकिन कोई कंसर्निंग बात नहीं है। अब करंट प्राइस और मार्केट सिचुएशन की बात की जाए, करंटली एंग्रो पावर
जैसे मैंने जिक्र किया था कि एंग्रो पावर नील डिविडेंड अनाउंस किया, मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पुरानी बात है। तो ये वैल्यू 27 या 28 पे थी, तो ये नीचे डिप करके 24 पे आ गई। तो इसकी ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि शेयर होल्डर जो डिविडेंड का वेट कर रहे थे, वो शेयर होल्डर जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म वाले तो मेरे ख्याल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इवेंचुअली बिगर पिक्चर देख रहा होता है। तो तो इसलिए वैल्यू नीचे आई। 52 वीक की अगर बात की जाए, ये 19 पे गया था। ठीक है, मार्केट जब ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब पीटीआई गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उस टाइम ये 19 पे गया था। उस टाइम काफी लोगों ने इसको उठाया था, इस शेयर को। मेरे ख्याल में भी काफी जो जो लॉन्ग टर्म है उन्होंने टॉप अप किया होगा अपने एवरेज को इम्प्रूव करने के लिए। सैफ पावर की बात की जाए तो ये अभी 18.76 पे, और 52 वीक्स में 16 पे गया था। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अगर अगर फॉर ग्रुप की बात की जाए, थोड़ा और नीचे आए, जो कि हम देख रहे हैं कि दो दो दिन से तो काफी प्रेशर है सेल का, क्योंकि और ये नेल अनाउंस किया। तो और इसको लेना चाहिए 3 महीने के लिए, 3 से 6 महीने के लिए अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ये वापस इवेंचुअली 30-32 पे जरूर जाएगा, क्योंकि अच्छा डिविडेंड वाला शेयर है। और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही बेहतर है। बाकी अगर इसकी प्राइस की इवेंट देखा जाए, अभी 18 पे ट्रेड कर रहा है। इसका अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड एंड ऑफ मार्च है, आज फरवरी की 10 से 11 तारीख है। तो 1-1.5 महीने में एक्सपेक्टेड ये है कि ये जरूर डिविडेंड अनाउंसमेंट आएगी, या अनाउंस नहीं भी होगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि इस दिन बोर्ड मीटिंग है, तो ये प्रेशर आएगा बाइंग का। बिकॉज क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड देगा। तो ये 20-22 को आराम से इसमें 10% बंदा गेन कमा सकता है, अगर बहुत शॉर्ट टर्म देखा जाए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा ख्याल है डिविडेंड वाइज बहुत अच्छा है। स्लीपिंग इन्वेस्टर मैं बोलता हूँ, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि आप लें और रख दें। पावर जनरेशन कंपनी है जिसकी डिमांड तो पाकिस्तान में तो एटलीस्ट खत्म नहीं होती नियर फ्यूचर में। तो डिमांड और सप्लाई में गैप रहेगा, तो ये इवेंचुअली कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसके अलावा मैंने कुछ 2-3 चीजें हाईलाइट की हैं। करंटली दोनों शेयर्स अपनी बुक वैल्यू से 0.5 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बड़ा ही ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट और हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वजह से कंपनीज अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। तो ये बड़ा एक ये इंडिकेटर होता है लॉन्ग टर्म के लिए कि ये बड़ा अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म पे। और जैसी कंपनी और कंट्री थोड़ा स्टेबल होगा इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, तो ये शेयर इवेंचुअली 1 और या 2 या 3 पे ट्रेड करेगा। अगर दुनिया भर की अगर मैं बात की जाए, तो जितनी पावर जनरेशन कंपनी वो तकरीबन 3 से लेके 5 के टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही होती हैं। फिर इसके बाद हम इसकी बात की जाए ड्यूरिंग द में, तो मैं कभी भी कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहा होता हूँ किसी भी कंपनी की, तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि इस कंपनी में किसी डायरेक्टर्स ने मजीद अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की या नहीं की, जो मुझे इंडिकेट करता है कि अगर डायरेक्टर ले रहा है तो जरूर कंपनी में कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो एंग्रो पावर में ड्यूरिंग द कोई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं की, ये मतलब कोई भी इसके एग्जिस्टिंग या डायरेक्टर्स या मेजर शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट नहीं किया, जो कि अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ही हैं, इसके इन्वेस्टर्स की एंग्रो ग्रुप ही है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एंग्रो में तो कोई किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया एज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर सैफ पावर की बात की जाए, ड्यूरिंग देयर इसकी एक एसोसिएट कंपनी है, अ, किसी कोई होल्डिंग करके नाम है उसका, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर इसकी डिटेल मौजूद है। तो उसने तकरीबन मार्च के महीने में अच्छे खासे शेयर, तकरीबन 5-5.5 लाख शेयर्स इसने बाय किए थे, ट्रेंचेस में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। तो वो तकरीबन 20 के रेट पे 22 में बाय बाय किए थे। तो वो बेसिकली उस वो कंपनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, और जिसका और एंग्रू सॉरी सैफ पावर का डायरेक्टर उसमें भी डायरेक्टर है। तो ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि वो कंपनी अगर बाय कर रही है और इसका डायरेक्टर कॉमन डायरेक्टर है, तो ये बेसिकली इवेंचुअली डायरेक्टर ही के इन्फ्लुएंस में बाय हो रहा है। तो जरूर इसमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि डायरेक्टर ने इतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर बाय किए, तो जरूर उसको कुछ ना कुछ होगा। और 20 रुपए पे बाय किए, तो ये लगता है ये कि एटलीस्ट 20 रुपए से तो ज्यादा ही करेगी बाय, मतलब ट्रेड नियर फ्यूचर में। तो इसमें एक अपसाइड का इंडिकेटर नजर आता है सैफ पावर में। और आखिरी चीज, ये दोनों शेयर ऐसे हैं कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसे शेयर्स हैं जो बेसिकली लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें बाइंग एंड सेल कम ही नजर आती है, और बाइंग एंड सेल जो नजर आती है वो उस वक्त नजर आती है जब शेयर कोई अनाउंसमेंट आने वाली हो, ईयर एंड रिजल्ट। अब इसके बाद हम इसकी अब इसके बाद हम इसकी
नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस का स्लाइड है। मैं काफी डिटेल में नहीं जाऊंगा इन स्लाइड्स में, आई थिंक, क्योंकि इसकी एक दो तीन मेजर एजम्पशन होती है टेक्निकल चार्ट्स की, कि जिसकी बेसिस पे ये चार्ट वैलिड होता है। जिसकी एक एजम्पशन ये होती है कि इकोनॉमी स्टेबल हो, अनकंट्रोलेबल इवेंट नहीं हो, जो एंटिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो तो इसलिए मैं इसको, इसके ट्रिपल टॉप से ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा इस स्लाइड में, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर जरूर दिखाता हूँ कि किसके ओवर द पीरियड ये किस तरह मूव कर रहा है इसकी प्राइस। ये सैफ पावर का चार्ट है, 1 मंथ के चार्ट में मैंने इसको सॉर्ट सॉर्ट किया है, जिसका मतलब कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। नीचे इसका वॉल्यूम नजर आ रहा है। अगर हम देखा जाए कि ये 10, मैंने पिछले जो भी अवेलेबल ईयर्स का चार्ट मौजूद है उन्हें यहाँ पे प्रेजेंट किया। आई थिंक 2015 से पहले ये प्रेजेंट नहीं था इसका चार्ट, मे बी आईपीओ हुआ था और इससे पहले, इसलिए इसका डेटा पीछे का अवेलेबल नहीं है। ये तकरीबन 36 की रेंज में ये आईपीओ हुआ था। और फिर ये बेसिकली ये फिर जैसे कि कभी भी कोई शेयर आईपीओ होता है तो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट ये होता है कि काफी हाई वैल्यू पे आईपीओ होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है बाइंग। फिर देन इवेंचुअली वो थोड़ा सा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आती है, नंबर्स आते हैं, तो फिर वो एडजस्ट होती है वो प्राइस। तो हम देख सकते हैं जब आईपीओ हुआ, फिर ये एडजस्ट हुआ और काफी, तो फिर ये काफी टाइम तक इसी रेंज में घूमता रहा, 28 की रेंज में। देन फिर ये एडजस्ट हुआ। और फिर 2020 में ये कोविड टाइम आ गया, जिसमें तकरीबन ये कुछ 13 या 12 पे गया था। और तब से अब तक ये बेसिकली इसी 2020 से लेके अब तक 2023 पे पहुंचे हुए हैं। तो 2 सालों में तकरीबन ये 18-20 की रेंज में घूम रहा है। ये 2022 में तकरीबन 24 पे भी गया था एक बार। मेरे ख्याल में इसी वजह से गया था, क्योंकि इसने उस पर अनाउंसमेंट की थी। जब भी अनाउंसमेंट करती है इस तरह की कंपनी, तो काफी सारे लोग उस अनाउंसमेंट को कैच करने के लिए शिप बाय कर लेते हैं। और अगर जब अनाउंसमेंट से बड़ा रिजल्ट आता है, तो इसी तरह इस शेयर की वैल्यू वॉल्यूम और सेलिंग प्रेशर नजर आता है। करंटली अगर बात की जाए, अभी 18 पे ट्रेड कर रहा है। उसकी अनाउंसमेंट ड्यू मार्च के एंड में। तो हो सकता है कि मार्च की एंड तक, जब तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है, तब तक ये बिल्टअप करेगा और ये तकरीबन 20-22 को टच करेगा। तो ये बड़े फॉर शॉर्ट टर्म 10 से 15% का गेन हम यहाँ पे जो बंदा चाहे वो कमा सकता है। और इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म की पिक्चर की देखी जाए, तो आई थिंक ये ऐसा शेयर है जो डिविडेंड बेस्ड शेयर है। पावर सेक्टर के तकरीबन सभी शेयर डिविडेंड बेस्ड शेयर है। तो छोड़ थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में रखना ये अच्छा होगा, क्योंकि स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट है, कि आपको डिविडेंड तो कमा के देगा। और खास तौर पर 30-40% अगर डिविडेंड दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट के से इसका एक ये पोर्टफोलियो है। अब नेक्स्ट की बात की जाए, ये एग्रो पॉलीमर कादरपुर की, तो इसका भी चार्ट मैंने वो अवेलेबल डेटा पे किया। आई थिंक 2015 से पहले ये भी शायद लिस्टेड नहीं था, या डाटा इसका अवेलेबल नहीं था। तो ये 1 मंथ का चार्ट है, सेम सिचुएशन सेम स्टोरी, 1 मंथ का चार्ट है। यहाँ पे आईपीओ शायद हुआ होगा, फिर ये बेसिकली एडजस्ट हुई प्राइस और फाइनेंशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग। फिर देन ये काफी टाइम तक 16 से लेकर 2019 तक ये कांस्टेंट रहा। देन 19 में ये नीचे आता रहा। आई थिंक इस वजह से आता रहा क्योंकि पावर जनरेशन कंपनी का पार्ट है, तो इसमें सेलिंग प्रेशर इसी तभी होता है कि कंपनी कोई एक्टिविटी नहीं करी, सिर्फ रिलाय करी अपनी करंट कैपेसिटी पे, तो इसलिए सेलिंग प्रेशर रहा। और ये बेसिकली एक कांस्टेंट डाउन ये इंडिकेट करता है कि इसके इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, अननेसेसरी अप एंड डाउन नहीं है। तो बेसिकली ये शो करता है कि सारे इसमें ये जो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जिसकी वॉल्यूम अननेसेसरी अप एंड हाई एंड लो है। तो ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक एक बैलेंस इन्वेस्टर्स है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो ऐसे नहीं कभी बाय कभी सेल करते हैं, एक कांस्टेंट डिसीजन लेते हैं। फिर अगर हम देखें 19 से लेके 20 में ये तकरीबन 16 पे भी गया था। ये कोविड वाला वक्त है जब ये सब पूरी दुनिया में ऐसे हालात हो गए थे और मार्केट रिकवरी फेस पे थी इसके बाद। फिर इसने रिसेंटली, अगर मैं बात करूं, 24 पे ट्रेड कर रहा है। ये 24 पे ट्रेड करने की से 2-3 दिन पहले की बात की, जब इसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, जिसमें से अनाउंस किया है, तो ये 27-28 पे गया था। तो उस वक्त काफी एक्सपेक्टेशन ये थी, इस तरह के शेयर में जब अनाउंसमेंट वाली होती है तो प्रेशर बहुत होता है बाइंग का, लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है डिविडेंड देगा। डिविडेंड नहीं दिया तो इस वजह से फॉल बैक आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मजीद थोड़ा और गिरेगा, और जो अगर थोड़ा और और किसी पर करंटली होल्डिंग है, तो इसको जरूर वेटेड एवरेज करें, क्योंकि बड़ी एंट्री अच्छी एंट्री पॉइंट होंगे। खासतौर पर 20-22 का लेवल बहुत अच्छा है इसके एंट्री लेवल के लिए।
और इवेंचुअली इस क्वार्टर, इस ईयर एंड पे नहीं दिए तो नेक्स्ट क्वार्टर में हाई चांसेस फॉर द डिविडेंड। कैश रिच कंपनी है, तो लगता ही है कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो बड़ी अच्छी एंट्री होगी। अभी नहीं, इमीडिएट भी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा मजीद गिरेगा, एडजस्ट करेगा प्राइस, देन उसको जरूर बाय किया जाएगा। 20 पे मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अब मुझे हाईली अनलाइकली लगता है कि 20 पे वापस आएगा। लेट्स सी क्या पोजीशन होती है मार्केट की। बाकी ये ओवर मेरे मेरे राय इन दोनों शेयर के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो मैं सैफ पावर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा, खास तौर पे इसकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पोजीशन में, प्लस इसके नेट एसेट की पोजीशन पे, और इसकी एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो मार्च में अनाउंस करने वाला है। मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, खास तौर पे 1 से 1.5 महीने के लिए, जब इसमें प्रेशर आएगा। अभी 18, 18.5 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि 10-15% इस पे गेन कमा सकता है इजीली। बाकी एंग्रो पॉलीमर की बात की जाए, ईपीक्यूएल सॉरी एंग्रो पावरजेन कादेपुर की बात की जाए, तो ये एक्सपेक्टेड फिलहाल अभी 3-4 महीने जब तक नेक्स्ट अनाउंसमेंट है तब तक ये इसमें एक अननेसेसरी ग्रोथ नजर नहीं आएगी, ना ही ग्रोथ नजर आएगी। इवेंचुअली ये बेसिकली अगर इसको किसी को गेन कमाना तो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए होल्ड करना पड़ेगा, देन इसमें गेन कमा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली मैंने जैसे जिक्र किया, थोड़ा सा मजीद नीचे आए ईपीक्यूएल तो आप ले जरूर ले, और ये आपकी वेटेड एवरेज को एवरेज आउट कर ले अपने अपनी करंट होल्डिंग को। और इसके अलावा आप अगर कोई आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप जरूर मुझे मैसेज करके पूछे, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। That's it.